ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज़ जो है यूपीपीएससी मेंस 2020 को देखकर बनाया गया है और ये इस सीरीज़ का 13th लेक्चर है। आज का लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप हमारे पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपल ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो आप हमारे पेज को से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन दे दी जाती हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड इट्स एसोसिएटेड एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस इन इंडिया। 5G तकनीक की मुख्य विशेषताओं और भारत में इसके संबंध लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो उसका प्रयोग जो है देश के कई जो वर्ल्ड है उसके कई अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। और सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी कौन कौन से देश में लाया गया था? वो लाया गया था साउथ कोरिया में, ठीक है। और जो जितने भी चिप मेकर्स है, स्मार्टफोन कंपनीज हैं, वो अलग अलग तरीके के जो हैं यहाँ पे 5G ट्रायल्स जो है 5G ट्रायल्स कर रहे हैं और ये जो ट्रायल्स हैं ये अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो जल्द ही हम देखते हैं कि जो बहुत व्यापक रूप से जो है 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। और जो इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया ने जो है एक हाई लेवल ग्रुप बनाया है जिससे कि जो 5G अडॉप्शन का के लिए जो है एक रोड मैप तैयार किया जा सके और साथ साथ जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जो 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उसके लिए उसकी भी तैयारी की जा रही है। इंडिया जो है बहुत तरीके से जो है बहुत तरीके के जो है अलग अलग तरीके से जो प्रयास कर रहा है ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, तो ये जो भारत जो है 5G वैश्विक मानकों के एक हिस्से के रूप में अपने बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भी प्रयास कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी जो है इंडिया बहुत सारे प्रयास कर रहा है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो 5G कनेक्शन है ये है क्या, 5G की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो है क्या। तो उसके लिए अगर हम पूरी टाइमलाइन को समझें तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 1G की, जिसको जो कि 1980s में जिसको कि लॉन्च किया गया था। और ये एक एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और ये जो है ये केवल वॉइस कॉल की हमें सुविधा देता था। फिर उसके बाद आया 2G 1990 के दशकों में, जो कि डिजिटल रेडियो सिग्नल्स पर काम करता था और ये जो है वॉइस के साथ साथ जो है डेटा ट्रांसमिशन पर भी डेटा ट्रांसमिशन की भी हमें सुविधा देता था। और इसकी स्पीड कितनी थी, बैंडविड्थ, ये जो है 64 kbps की स्पीड के साथ ये हमें सुविधा देता था। इसके बाद हम देखते हैं कि 3G आया था। 3G जो है उसको कब लॉन्च किया गया, उसको 2000 में लॉन्च किया गया। और ये जो है इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड जो है 1 Mbps से बढ़ के 1 Mbps से लेके 2 Mbps थी। और ये जो है ये एक डिजिटल आवाज़, वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हमें यहाँ पे इसकी सुविधा प्राप्त कराता था। इसके बाद अगर हम देखें तो 4G की बात करेंगे। 4G कब लॉन्च हुआ? तो 4G जो है 2009 में लॉन्च हुआ था और इसमें जो है इसकी स्पीड को और बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इसकी स्पीड जो थी 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक थी। और ये जो है 3D वर्चुअल रियलिटी की हमें सुविधा प्राप्त कराता था। 3D आभासी वास्तविकता की जो हमें सुविधा है वो प्राप्त कराता था। तो अब क्या आया है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, 5G टेक्नोलॉजी है। और इंडिया में जो है यहाँ के जो बहुत तरीके के जो इसमें सफल परीक्षण किए गए हैं। और जियो जो है, रिलायंस जियो जो है ये 2021 में के जो सेकेंड हाफ है, ठीक है, जुलाई के बाद जो है यहाँ पे जो है इंडिया में इस 5G को लॉन्च करने की यहाँ पे संभावना है। और जहाँ पे अगर हम चीन की बात करें तो चीन जो है, चाइना जो है वो ऑलरेडी जो है 5G को जो लॉन्च कर चुका है। तो ये हमने एक टाइमलाइन समझ ली है। और अब हम समझें तो अगर हम बात करें कि वर्चुअल रियलिटी की, तो वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। तो वर्चुअल रियलिटी जो होता है ये एक कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल है जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो एक
3D डिवाइसेस का 3D इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जो है अपने एनवायरनमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि विशेष चश्मे होते हैं, स्पेशल गॉगल्स होते हैं, स्क्रीन होती है, या फिर जो है ग्लव्स होते हैं, ठीक है, और या फिर ग्लव्स होते हैं जिसमें कि सेंसर फिट होते हैं। तो वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए जो है कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। उसी को हम कहते हैं 3D वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद हम आगे चलेंगे और हम समझेंगे कि 5G क्या है आखिर में। ठीक है, अगर हम 5G की बात करें तो ये है जो इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 5G तकनीक है ये एक ऐसा मोबाइल नेटवर्क है जिस पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए जो है उच्च गति हमें मिलती है। जिसकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है। और जो इसकी जो अभी जो हमें नेटवर्क की जितनी भी टेक्नोलॉजी की जो स्पीड मिलती है उससे बहुत ज़्यादा जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर फिफ्थ जनरेशन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो। इसके साथ साथ जो है लेटेंसी में गिरावट होगी। लेटेंसी में गिरावट होने का मतलब है कि जो यदि नेटवर्क के द्वारा जो है प्रतिक्रिया देने में जो विलंब होता है, कई बार होता है कि जो हम जब भी हम कोई साइट एक्सेस करते हैं तो उसमें जो उसको जो अ, उस साइट को ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है इसमें खासी कमी आएगी। जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा बचेगा। और जो है इंटरनेट का जो नेटवर्क होगा वो और भी तेज़ गति से उसमें काम किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमने बात कर ली है 5G टेक्नोलॉजी की। इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो कितनी होगी, 1 Gbps से लेके 1 Gbps होगी, जो कि एग्जिस्टिंग डेटा स्पीड जो है उससे भी जो है 100 गुना ज़्यादा होगी। और यहाँ पे हमें एक मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन मिलेगा। अभी क्या होता है कि जो है कई बार जो होता है नेटवर्क जो है आता जाता रहता है। हम लोग जैसे अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो तब हमें जो है नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो है मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन में जो को मजबूती और स्थिरता मिलेगी, जिससे कि जो बार बार नेटवर्क जो लॉस हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलेगी। नो नेटवर्क कंजेशन जो नेटवर्क कंजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो है ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। तो जिससे जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो जो है वो अच्छे से जो है वो फ्लो कर पाएंगी। और इनको जो है फ्लो करने के लिए एक अधिक स्थान मिलेगा, जिससे कि जो नेटवर्क का जो कंजेशन है, जो नेटवर्क की जो संकुलता है उसमें कमी होगी। और हमें एक बेहतर और यहाँ पर हम एक बेहतर कनेक्शन जो है उसको स्थापित कर सकेंगे। तो इसके क्या क्या यूज़ हैं, अगर हम यूज़ेस की बात करें 5G टेक्नोलॉजी की तो क्या होगा। पहला है हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होगा। जैसे कि हमने बात की, इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 1 Gbps की है। तो यहाँ पे है जो नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, अगर हम कुछ भी एक्सेस करते हैं तो उसमें तो वो जो है उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। स्मार्ट खेती में हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। स्मार्ट खेती का मतलब है जैसे कि स्मार्ट खेती, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। टेलीमेडिसिन सेवाएं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कि अगर हम बात करें तो कोविड-19 में जो है यहाँ पे बहुत सारे हमने देखा है कि जो है इस टाइम पे जो कोरोना संकट के बीच में जो है इसका काफ़ी प्रयोग हुआ है। जबकि जो रोगी हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स हैं, जब वो आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम पर 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करके जो है हम लोगों तक जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुँचा सकते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जो वाहन हैं उनके नियंत्रण के लिए भी हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, औद्योगिक अनुप्रयोग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, अगर क्या सब कुछ मॉनिटर करने के लिए, बेहतर जो है प्रोडक्टिविटी के लिए जो है हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी हम जो है यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया, ठीक है, मनोरंजन और मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस जो है उसको और बेहतर बनाने के लिए भी हम 5G का जो है प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसको भी ये आसान बनाता है। और इसमें जो है कई जो रोज़मर्रा के जो उपयोग में लाई जाने जो वाली जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उसको इंटरनेट प्रणाली से जोड़ता है, पूरे इंटरनेट सिस्टम से जोड़ता है। जैसे कि अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप कहीं पे भी हैं, अगर आप जॉब ऑफिस से निकल रहे हैं तो आप जो है अपने डिवाइसेस से, जो अपने मोबाइल फ़ोन से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने घर का तुरंत जो है एसी को ऑन कर सकते हैं। तो इससे जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है यहाँ पे एडवांटेजेस इसके क्या-क्या हैं। इससे हमें क्या-क्या जो है लाभ मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे लाभ की बात करें, ठीक है, ये जो है ये लाभ है, यहाँ पे एडवांटेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये जो है 5G जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को हमारे डेली लाइफ़ में और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इसकी जो इसमें जो देरी होती है नेटवर्क कनेक्शन से, उसमें जो है वहाँ पे जो कम विलंबता होगी, वहाँ पे देरी कम होगी और इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिससे क्या होगा, जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा और इसको अलग अलग जगह पर वितरण करने के लिए, ठीक है, एआई प्रसंस्करण का को डिवाइस और क्लाउड तकनीक के बीच जो है वितरित करने की अनुमति देगा। विभिन्न नए और उन्नत अनुभवों के लिए जो ये तकनीक जो है ये कई समाधान की उत्पत्ति करने में भी सहायक होगी। तो यह जो एआई टेक्नोलॉजी को हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको में लाके और हमारी जो ज़िंदगी है उसको और बेहतर बनाएगा, हमारे एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने बनाने के लिए काम कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको और बेहतर बनाने में हमें मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अगर सपोज़ करिए, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, ठीक है, उसका प्रयोग में लाके अगर हम घर पे जो है गीज़र ऑफ़ करना भूल गए हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से जो है हम कहीं पे भी हों, हम अपने घर का जो है गीज़र ऑफ़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के यूज़ से जो है हमारे जीवन जो है वो और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि ये जो जीडीपी को हमारे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा हमें मदद करेगा। रोज़गार सृजन और जीडीपी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2034 तक 5G जो है उसके उसका प्रयोग उस 5G टेक्नोलॉजी है उसको वो जो है ये 2.2 ट्रिलियन डॉलर की जो है ग्लोबल जीडीपी को जनरेट करेगा और जो है यहाँ पे 588 बिलियन डॉलर का जो टैक्स रेवेन्यू है इससे हमें इतना टैक्स जो है मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जीडीपी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था में सहायक होने के कारण 5G का जो है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भी एक बड़ा योगदान होगा। तो हमें यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस है उसमें भी यहाँ पे जो है बड़ा बहुत इसका योगदान है, बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी 5G टेक्नोलॉजी से। 5G टेक्नोलॉजी जो है ये हमें बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कराएगा, बेहतर जो है ब्रॉडबैंड सेवाएं जो है हमें प्रदान कराएगा, जिससे कि हमें कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो डाउनलोड स्पीड है, जैसे कि हमने बात की, वो कितनी है, 1 Gbps की इसमें स्पीड है। तो ये जो एग्जिस्टिंग अभी जो हमें डेटा स्पीड मिलती है उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो जिससे कि जो हमारा टाइम जो है वो बहुत बचेगा और जो हमारा जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा कुशल बना सकता है, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। ये जो 5G है ये जो है सर्विसेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हमें मदद करेगा। अभी जैसे कि अभी हम 4G का इस्तेमाल करके जो है क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ई कॉमर्स पूरी जो इंडस्ट्री है वो किस पे चल रही है, वो 4G पे चल रही है। ग्रॉसरी ऑर्डर्स जो है उसको भी ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये जो 5G है ये हमें बहुत तरीके के अन्य हमें एडवांटेजेस देगा और हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बना सकते हैं। जितने भी ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये सिटीजन सेंट्रिक है और जो एकदम सिटीजन सेंट्रिक है और ये जो है उनकी लाइफ को जो है इलेक्ट्रॉनिकली और ज़्यादा बेहतर बनाने में सक्षम है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भारत नेट प्रोग्राम है, भारत नेट प्रोग्राम के ज़रिए जो है यहाँ पर क्या होगा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव करने की बात कही गई है, जिससे कि जो है गांव-गांव तक रूरल एरियाज़ में भी जो है यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पे बात की जा रही है कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर एक अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए, जिसकी की स्पीड कितनी होगी, 2 Mbps से लेकर 20 Mbps तक की होगी। ठीक है, 2 Mbps से लेके 20 Mbps तक की स्पीड देने का इसमें बात कही गई है भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो रिमोट इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाया जा सके।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाई डेटा स्पीड जो है वो 5G नेटवर्क का, वो जो है हमें हमारे क्लाउड सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपडेट, म्यूज़िक है, नेविगेशन डेटा है, इन सभी को एक नया रूप प्रदान करने में भी सक्षम है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एडवांस क्लाउड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, म्यूज़िक है, नेविगेशन डेटा है, इन सब को भी और आगे बढ़ाने के लिए और इसको जो है और बेहतर करने के लिए भी 5G जो है वो नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। पर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम 5G टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है कि लेट एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो है उन्नत तकनीकों को देर से अपनाते हैं। जैसे कि अगर हम 4G टेक्नोलॉजी की बात करें, तो लोगों को जो है फोर्सफुली जो है, हम देखते हैं कि जो जितने भी जितने भी जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, वो उन्होंने कई बार जो है, जो कस्टमर्स जो है पुराने सिम यूज़ कर रहे थे, तो उनको क्या बोला, उनको ज़बरदस्ती जो है 4G सिम लेने के लिए जो है कई बार उनको कॉल करना पड़ता था। तब लोग जो है वहाँ पे 4G सिम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम बहुत ज़्यादा लेट अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे अभी भी जो है 4G नेटवर्क को अपनाने के लिए जो टेलीकॉम सर्विसेज कंपनीज़ हैं जो हैं, वो बहुत सारे जो है उनको जो लोगों को ऑफ़र्स दे रहे हैं, ताकि जो लोग जो है वो 4G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो जो हमारे अंदर की जो हेजिटेशन है, वो यहाँ पे कहीं न कहीं 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए बाधा बन सकती है। इनकम्पिटेंट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, असक्षम तकनीकी सहायता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो है दुनिया के जो अधिकांश हिस्से में जो है जो 5G है उसको जो है प्रस्तावित गति से प्राप्त करने में जो जो प्रस्तावित गति है उसको हम प्राप्त करने में असक्षम है। कि जो जिस स्पीड से जो और अन्य देश जो हैं वो 5G टेक्नोलॉजी को जो है 5G टेक्नोलॉजी के जो एफिशिएंसी दे रहे हैं, वो यहाँ पर इंडिया में जो है वहाँ पे यहाँ पे देना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो है एक नए तकनीकी ढांचे की जो आवश्यकता है, और इसके लिए 5G टेक्नोलॉजी के लिए हम कह सकते हैं कि एक नए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए कि जो भारत जैसा विशेष विकासशील जो देश है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, वो अभी तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जो है तकनीकी सहायता के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमारे जो तकनीकी जो सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं। ओल्ड डिवाइसेस हैं, पुराने उपकरण अभी भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी अगर 5G को सपोर्ट करने के लिए हमें नए उपकरण की ज़रूरत है, नए उपकरण की ज़रूरत है, इसके मतलब कि जो हमें नई सेल्युलर प्रौद्योगिकी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इससे जो है हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वित्तीय बोझ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इंडिया की जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो कितनी है, वो 9.12 Mbps है, जो कि अगर हम और देशों से या ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो कितनी है, वो ये है 23.54 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड है। लेकिन इंडिया में कितनी ऑफ़र हो रही है, कि 9.12 Mbps ही केवल ऑफ़र की जा रही है। तो हमारी जो इसकी जो स्पीड है, डाउनलोड स्पीड है, वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, तब भी हमें पूरी तरीके से जो है 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेटवर्क कंजेशन जो है, नेटवर्क संकुलन जो है, हमें वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत सारे लोग जब हैं एक ही जब बहुत ज़्यादा जब उपयोगकर्ता जो हैं वो जो जो इनकी विशाल संख्या है, तो यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड की खपत और नेटवर्क संकुलन या फिर नेटवर्क जो कंजेशन है, उसके मामले में भी जो हमें बहुत सारी चुनौती देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव है, बुनियादी ढांचा जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड सर्वर है उसको लगाना पड़ेगा जो है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एपीआई जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसको शुरू करना होगा। तो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो है बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये इसकी कॉस्ट जो है, इसकी लागत जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, जो कि भारत जैसे देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है।
इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जितना भी डेटा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके प्रबंधन के लिए, उसके विश्लेषण के लिए, उसके भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए, और जो है जितना डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उसका भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर 5G को हम लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इस 5G टेक्नोलॉजी का लॉन्च होने के बाद जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उससे क्या होगा, डेटा के प्रबंधन के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए, उसका स्टोरेज और उसकी सुरक्षा के लिए भी जो है कार्य करना होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में क्या बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें सॉरी तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये एक गेम चेंजर के रूप में जो है प्रूव हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारे जो जीने का तरीका है, जो हमारे सोचने का तरीका है, उसमें बहुत तरीके का बदलाव लेके आ सकता है। जो हमारी जो ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा आसान बना सकता है। जितनी भी हम लोग की जो सर्विस डिलीवरी होती है, जितनी भी सेवा वितरण होता है, उसको और ज़्यादा आसान बना सकता है। जितने भी सर्विसेज हैं उसको उस पर जो है तेज़ी से जो है पहुंच बना सकता है, और डिजिटल सेवाओं की व्यापक पहुंच के मामले में 5G जो है वो एक गेम चेंजर जो है वो पूरी तरीके से बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं घरेलू दूरसंचार बाजारों को मजबूत करना है, ताकि जितने भी जो हमारे डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उस उनको जो है और ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि वो यहाँ पे वैश्विक और घरेलू बाजार दोनों पर ही अपने आप का कब्जा करने में सक्षम बनाया जा सके उनको। तो इसलिए जो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं मैनेज कोर नेटवर्क्स टू इम्प्रूव बिजनेस इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय निवेश को बेहतर बनाने के लिए मुख्य नेटवर्क का प्रबंधन करना ज़रूरी है। दूरसंचार प्रदाताओं के व्यवसाय निवेश में बेहतर अवसरों के लिए मुख्य नेटवर्क को मजबूत प्रबंधन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमें एक अगर हमें बेहतर अवसर पाने हैं तो यहाँ पे जो है हमें पूरा इसमें जो है नेटवर्क के लिए प्रबंधन के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है निवेश करना होगा, और इसका जो है यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ताकि जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट को हम और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा सकें। रूरल इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रामीण एकीकरण के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम व्यापक तौर पे अगर 5G को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण एकीकरण या फिर रूरल इंटीग्रेशन भी हमें करना होगा। जो इसमें जो है वित्तीय रूप से जो है बहुत ज़्यादा हमें चुनौती देखने को मिलेगी। तो वित्तीय रूप से बहुत ज़्यादा जो है हमें वित्तीय रूप से हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनना होगा, ताकि हम जो रूरल एरियाज़ को भी 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वो लेकर आ सकें। वेल डिफाइंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ चाहिए इंडिया में, ठीक है। जो 4G नेटवर्क जो है अभी भारत में जो है वो एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, बहुत ही नवजात है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत है, और इसके लिए जो है एक अनुकूल बैंडविड्थ चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक एक मजबूत डेटा सुरक्षा कानून भी चाहिए, जिसके लिए कि हमें जो है एक बहुत ही आगे लंबा रास्ता तय करना है। तो एक जो है इंडिया को एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है क्वेश्चन है, बांग्लादेश इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू हैव टेकन ओवर इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। डिस्कस मेन फैक्टर्स बिहाइंड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी। IMF का अनुमान है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को इस साल पिछाड़ देगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के मुख्य कारकों पर चर्चा करें। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से आगे बढ़ रही है, ठीक है, वो इंडिया से आगे है। तो यहाँ पर हम बांग्लादेश और इंडिया की जो पूरी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या क्या फ़र्क है उसको यहाँ पर हम यहाँ देख लेंगे। तो IMF के हिसाब से, ठीक है, IMF ने क्या अनुमान लगाया है, IMF ने अनुमान लगाया है कि जो इंडिया की जो GDP है वर्ष 2020 में वो कितना, वो 10% से भी ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और IMF ने कुछ महीनों पहले ही इसका जो अनुमान लगाया था कि जो GDP है वो 4.5% से जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन अभी इसको रिवाइज करके बोला गया है कि ये 10% से अधिक से 10% से भी अधिक जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और इसके साथ
साथ-साथ जो है यहाँ पर जो आईएमएफ की रिपोर्ट है उसने ये भी कहा है कि जो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वर्ष 2020 में, ठीक है, भारत की जो वर्ष 2020 में जो प्रति व्यक्ति आय जो है ये बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय से जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर जो है दो बातों पर जो है ध्यान आकर्षित हो रहा है। एक तो इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा लो है, वो जो बांग्लादेश है, हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उससे भी कम है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों बातों पर जो है हमने ग्लोबल लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे जो है यहाँ पे इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित इसका किया है। और यहाँ पे हमें जो है बहुत तरीके के कार्य करने होंगे ताकि हम अपनी जीडीपी को बढ़ा सकें और पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ा सकें। तो अगर हम बात करें तो जो भारतीय इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2021 में ये फिर से एक तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है, फिर से तेज़ी से तो बढ़ेगी, लेकिन बांग्लादेश की, ठीक है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। प्लस जो है यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है उसको टक्कर देने में टक्कर देगी। तो यहाँ पे हमें जो है एक कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे कि बांग्लादेश इकोनॉमी जो है वो आगे कैसे बढ़ गई। तो अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है यहाँ पे जो अपनी शुरुआती अपनी जो स्वतंत्रता के जो प्रारंभिक वर्ष थे, स्वतंत्रता के बाद के जो कुछ शुरुआती कुछ वर्ष थे उसमें उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और जब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ तो इसने अपनी जो है पूरी अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे और जो अपने जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी एक नए सिरे से उसने शुरुआत की थी। उसी के बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश है उसने कई तरीके की जो है यहाँ पे छूट दी थी जिससे कि जो है बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी जो है वो रिवाइव हो गई थी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो है इजी लेबर लॉज। यहाँ पर जो है लेबर लॉज जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे जो लोगों को जो है काम करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है हाँ, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इस कारण से जो लेबर लॉस है वो बांग्लादेश में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। उसके इसीलिए जो है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है लेबर फोर्स में। और जो हाई लेबर फोर्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हाई लेबर फोर्स जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ये बहुत बड़ा कारण है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो बहुत आगे जो है बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे वुमेन जो है वो भी काम कर रही है, वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हमें उसको इंक्रीज़ करने के लिए बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं गारमेंट इंडस्ट्री, जो कपड़ा उद्योग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पर। और जो महिलाएं हैं वो जो है उनका गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है हिस्सेदारी है। यहाँ पे जैसे कि हमने बात की जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है और गारमेंट इंडस्ट्री में जो वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जब चाइना ने, ठीक है, जब चाइना जो है गारमेंट व्यापार से जब पीछे हट गया तब बांग्लादेश ने जो है गारमेंट के वैश्विक निर्यात पर के बाज़ारों पर जो है कब्जा कर लिया था। तो यहाँ की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, तो जो कि जो है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और जो मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पर प्रभुत्व है। जो ठीक है, बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी है जहाँ पे कि जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है या फिर इंडस्ट्रीज़ का है। तो और इसके बाद जो है सर्विसेज सेक्टर है और फिर थर्ड नंबर पे आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, वो जो है एग्रीकल्चर कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रभुत्व है और फिर जो है सर्विस सेक्टर है।
तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है कहीं न कहीं यहाँ पे लैग बिहाइंड कर रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो है बहुत ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बोझ है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर कहीं पे ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है जॉब्स जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा रेम्युनरेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें कि पैसा मिल सकता है अगर हम एग्रीकल्चर से कंपेयर करें। तो इस वजह से भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के डोमिनेंस होने की वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर का प्रभुत्व होने की वजह से भी जो है बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत आगे बढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो कुछ और जो है कई अदर बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं जो कि इंडिया को सॉरी जो कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है सोशल और पॉलिटिकल एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, वुमेन का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अ, यहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स पे काम किया गया है, जिससे कि जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा बेहतर हो रही है। अगर हम कुछ और अदर रैंकिंग्स की बात करें, तो जो जेंडर पैरिटी रैंकिंग है, ठीक है, जो जेंडर पैरिटी रैंकिंग है उसमें भारत जो है 112वें पायदान पर है, लेकिन बांग्लादेश किस पे है, वो 50वें स्थान पर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जेंडर के जो गैप है, जेंडर गैप इंडेक्स में जो है जो बांग्लादेश है वो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा प्रदर्शन है। इसके बाद अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, तो इंडिया की रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 94 है, लेकिन बांग्लादेश की कितनी है, वो 75 है। तो हम हर तरीके से देख रहे हैं जो बांग्लादेश है वो हमसे बेहतर जो है प्रदर्शन कर रहा है। और जो बांग्लादेश में जो अनसेफ वाटर या फिर सैनिटेशन की वजह से जितनी भी मृत्यु होती है वो भी भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर जो है सैनिटेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, और जो कि यहाँ पे बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हम चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अ, अ, सॉरी, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। वित्तीय समावेशन पे भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अगर वित्तीय समावेशन की बात करें, तो जो बांग्लादेश की जो है उसकी अब उसके जो है बहुत ही छोटी आबादी जो है, बहुत ही छोटी आबादी जो है वो जो है वो फॉर्मल बैंकिंग के अंतर्गत आती है, जिनके पास जो है बैंक में खाता जिनका जो खाता धारक है उनकी जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश में वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश में जो भारत की तुलना में जो है निष्क्रिय बैंक खाते जो है, जो कि डोरमेंट बैंक अकाउंट है, वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें तो इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है यहाँ पर 80% इंडियंस के पास जो है वहाँ पे इससे अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है। लेकिन बांग्लादेश में कितने हैं, बांग्लादेश में केवल 50% पॉपुलेशन के पास ही जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आती है, जिनके पास की बैंकिंग सुविधा जो है, फॉर्मल बैंकिंग सुविधा जो है उनको मिलती है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो डोरमेंट अकाउंट या फिर जो निष्क्रिय अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, 80 में से 48% बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय हैं। लेकिन बांग्लादेश में केवल 21% ही अकाउंट ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है बांग्लादेश में वो बहुत ज़्यादा हाई है। और डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, डोरमेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि कोई भी लंबे समय तक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है, और उसमें केवल जो है जो भी पैसा पड़ा है उस पर जो है हर महीने या फिर हर साल पे जो केवल इंटरेस्ट आता है। तो वो जो है उस ऐसे अकाउंट को जो कहते हैं निष्क्रिय अकाउंट कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो निष्क्रिय अकाउंट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फॉर्मल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारण है कि जो लोगों को क्रेडिट जो है आसानी से मिल जाता है, लोग फॉर्मल क्रेडिट को जो है उनकी पहुंच बनी हुई है, जिससे कि जो है बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से फैला हुआ है।
अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश की जो रैंकिंग कितनी है, बांग्लादेश की रैंकिंग जो है 146 है 198 कंट्री में, और इंडिया को इसमें रैंकिंग कितनी दी गई है, वो 80th दी गई है। तो हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश में करप्शन है ये बहुत ज़्यादा है, रेडिकल इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अगर कोई भी जो है सेक्युलरिज्म के लिए अगर वॉइस उठाता है, तो या फिर जो है अलोकप्रिय विचारों की अभिव्यक्ति करने पर जो है बांग्लादेश में क्या सज़ा दी जाती है, वहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है। और पिछले अगर हम 2014 वर्ष 2014 से देखें तो 10 ऐसे लोगों को मृत्यु दे दी गई है, जो कि अपनी अगर उन्होंने जो है अपने वॉइस उठाई है, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष के विचारों के लिए या फिर प्रगतिशील विचारों के लिए अगर अपनी वॉइस उठाई है, तो ऐसे 10 व्यक्तियों को जो है मृत्यु दे दी गई है। और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, लिटरेरी पब्लिशर्स हैं, या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैगजीन एडिटर्स हैं, इन सबको जो है यहाँ पे मृत्यु दे दी गई है। तो अगर कोई भी जो है पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पर अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, तो यहाँ पर जो है उनको मार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इस्लाम है वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, तो रेडिकल इस्लाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक नुकसानदेह हो सकता है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे गरीबी का उच्च स्तर है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे 21.4% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जितने जो वर्ल्ड बैंक का जो स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी व्यक्ति $1.9 पर डे से कम कम कमा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वो व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो बांग्लादेश में ऐसे 21.4 प्रतिशत लोग ऐसे जो हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, और इंडिया में केवल ये जो है इंडिया में जो है ये 10% लोग ऐसे हैं जो कि जिनके की प्रतिदिन की आय जो है $1.9 पर डे से कम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लेवल ऑफ पॉवर्टी है वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोअर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी भारत का जो है बेहतर प्रदर्शन है। तो इंडिया की रैंक जो है 131 है, और बांग्लादेश की रैंक कितनी है, वो 133 है। और बांग्लादेश में जो है यहाँ पे बेसिक एजुकेशन पैरामीटर्स जो हैं, जो बुनियादी शिक्षा मापदंड है, वो भी बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो जिसकी वजह से जो है आगे आने वाले समय में यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वहाँ पे बुरा असर देखने को हमें मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लेबर सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने बात की, ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है सरकार द्वारा रेगुलेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो लेबर की जो सेफ्टी है और जो उनके वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, जिससे कि उनका जो है वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है। तो जो अगर लोगों की हेल्थ नहीं अच्छी होगी, तो यहाँ पे लोगों की जो है प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, जो कि उसका डायरेक्ट असर किस पे आएगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे आएगा, वहाँ की जीडीपी पे हमें देखने को मिलेगा लंबे समय में। तो बांग्लादेश जो है अगर हम बात करें तो ये जो है एक सकारात्मक रूप से जो है आर्थिक परिदृश्य स्थापित करने में सफल रहा है, लेकिन जो है इस देश में बहुत सारी जो है चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो है वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा सशक्त तो हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो है बहुत सारी चुनौती हैं, जिसकी हमने ये बात की, जो कि आगे आने वाले समय में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा बाधा बन सकती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिस्कस इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग सीपीईसी प्रोजेक्ट इन इट्स नेबरहुड रीजन। अपने पड़ोसी क्षेत्र के में निर्माणाधीन सीपीईसी परियोजना के संबंध में भारत की चिंताओं पर चर्चा करें। तो सीपीईसी का मतलब क्या है? सीपीईसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पे ये जो पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो सीपीईसी को डेवलप किया जा रहा है, इस रीजन में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिया के क्या क्या कंसर्न है, इंडिया के क्या क्या चिंताएं हैं, अब हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, तो यहाँ पे जो है इंडिया ने जो है भारत ने जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो कोहाला जल विद्युत परियोजना लगाई जा रही है चीन द्वारा, तो उस पर जो है वहाँ यहाँ पर आपत्ति जताई है। और भारत की चिंता है कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है, जो सीपीईसी है, वो भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, क्षेत्रीय संप्रभुता है, उसका कहीं
न कहीं उल्लंघन हो रहा है। और ये जो कोयला परियोजना है, ये 1124 मेगावाट यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, जिसे कि सीपीईसी के तहत जो है चीन द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कौन बना रहा है, ये जो है कोयला प्रोजेक्ट जो है वो चाइना द्वारा यहाँ पे सीपीईसी में बनाया जा रहा है। सीपीईसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है, किसमें, चाइना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। तो यहाँ पे जो है इंडिया की बहुत बड़ी चिंता है कि ये जो सीपीईसी में अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। और ये जो कोयला परियोजना जो है, ये किस पे है, ये झेलम नदी पे है। इसको झेलम नदी पे बनाया जा रहा है, और जल विद्युत होने के कारण जो है ये एक स्वच्छ और सस्ती बिजली है। और इस परियोजना के तहत जो है हर वर्ष जो है पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट्स जो है यहाँ पे बिजली जो है दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इसके बाद अगर हम देखें, तो ये सीपीईसी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है, ये कितना है, ये 46 बिलियन डॉलर की ये परियोजना है पूरी। और ये जो है, ये जो चाइना की जो है, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि उसके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका ही एक हिस्सा है। और जो सीपीईसी जो है, ये काशगर इलाके को सीधे अरब सागर से जोड़ता है, और जो है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह जो है, जो चाइना जो है पाकिस्तान में जो है ग्वादर पोर्ट बना रहा है, उससे सीधा जो है उसको जोड़ता है। तो ग्वादर पोर्ट के होते हुए जो सीपीईसी जो है वो काशगर इलाके को सीधे अरब सागर से यहाँ पर जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो चाइना की जो पूरी प्रेजेंस है, वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और हम बात करेंगे कि जो सीपीईसी में जो विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजना शामिल है, और जो वर्तमान में जो है सीपीईसी जो में के अंतर्गत जो है कई योजनाएं जो है पाकिस्तान में जो है अभी भी लगाई जा रही है, तो वो जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 3000 किलोमीटर की जो ये जो लंबी परियोजना है, इसमें बहुत सारे रेल, इसको जो है इसको रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और पाइपलाइन जो है, इस हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस यहाँ पर जो है बिल्ड किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ये दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में, ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो साउथ वेस्ट पाकिस्तान है, और ये जो चाइना है, ठीक है, साउथ वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी, साउथ ईस्ट पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह शहर को चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो जिनजियांग है, उससे भी जोड़ेगा। तो रेलवे और राजमार्ग के माध्यम से जो है पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो चीनी बैंक है, वो जो है इस परियोजना को पूरा करने के लिए जो वहाँ के जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उसको बहुत तरीके से वित्तीय सहायता दे रही है। फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा जो है चाइना फाइनेंशियल हेल्प जो है चाइना को पाकिस्तान को दे रही है, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र को अच्छे से डेवलप किया जा सके। यहाँ पर जो है कई तरीके की परियोजना लाने की बात कही गई है, जैसे कि जिससे कि जो है पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, ऊर्जा परियोजना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने की बात चल रही है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे SEZ बनाने की बात हो रही है। और साथ साथ जो है यहाँ पे पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को भी और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड कनेक्टिविटी है, उसको और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत किया जा रहा है। CPEC जो प्रोजेक्ट है, ये 46 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसमें से जो कि सॉरी जो 46 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा, ये कितना है, ये 20% जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 46 बिलियन डॉलर जो 20% जो पाकिस्तान की जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उसके बराबर जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने व्यापक रूप में जो है CPEC में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है, इसलिए जो है इंडिया के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो अगर हम इंडिया के कंसर्न की बात करें, इंडिया की चिंताओं की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो POK से गुजरता है। मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है यहाँ पे ये जो CPEC जो है ये गुजरता है। ये जो पूरा कॉरिडोर है, ये POK से होके गुजरता है। तो जो CPEC है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पे चीन द्वारा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का कार्य जो है चीन द्वारा किया जा रहा है। और ये जो है भारत का भरोसा जो है चीन और पाकिस्तान दोनों में से किसी पर भी नहीं है। ठीक है, तो जो भारत जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों पर ही कम भरोसा करता है। तो इसलिए जो है, जो
भारत का जो दोनों पड़ोसी देशों के साथ जो भारत के साथ जो संघर्ष का इतिहास रहा है, तो यहाँ पर जो है भारत का जो भरोसा है दोनों ही देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये जो पीओके क्षेत्र की जो इस परियोजना जो है, पीओके क्षेत्र की जो ये परियोजना है, इसमें भारत की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि जो दोनों पड़ोसी देश हैं पीओके के क्षेत्र में, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ये पूरी परियोजना लेकर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोहाला प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को बिजली आपूर्ति होगी। यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के शहरों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों ने अपने इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखा है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको बहुत तक नज़रअंदाज किया गया है। तो इसलिए जो सीपीईसी जो पीओके से गुजरता है, तो यहाँ पे जो इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। और ये जो अगर हम सीपीईसी की बात करें, तो ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान से होके गुजर रहा है। तो जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ से संबंधित है। गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन है यहाँ पर से होकर गुजर रहा है, और ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और बाल्टिस्तान क्षेत्र जो है उस पर पाकिस्तान का ही कब्जा है। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर है, पाकिस्तानी सेना का कब्जा है, और इस क्षेत्र को पाकिस्तान एक सैन्य स्थल के रूप में भी इस्तेमाल करता रहा है। तो यहाँ पे इसलिए भी जो है सीपीसी अगर और डेवलप होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो पूरी जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और सीपीईसी के लिए जो है यहाँ पे भारत से कोई भी परामर्श नहीं किया गया, उससे किसी भी तरीका का कंसल्ट नहीं किया गया है। और ये जो है ये भारत की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। ये परियोजना जो है भारतीय कूटनीति को जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं, इंडियन डिप्लोमेसी को जो पूरे रीजन में जो है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। इसके बाद हम देखेंगे सीपीईसी एंड इंडियन ओशन रीजन। सीपीईसी और हिंद महासागर का क्षेत्र, जो सीपीईसी द्वारा जो चीन चीन का प्रयास जो है उसमें जो है वो बहुत तरीके के जो है सुरक्षित मार्गों से जो यहाँ पे सुरक्षित मार्ग को जो है बनाते हुए जो है पूरा हिंद महासागर को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, जिसको कि सीपीईसी से ही बाद में जोड़ा जाएगा। तो हिंद महासागर तक पहुँचने के लिए जो है चीन जो है वो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सीपीईसी है वो हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति और पहुंच को बढ़ाएगा, और इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को जो है वो बहुत ज़्यादा कम करेगा। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में बात कर ली है कि इंडियन ओशन रीजन जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके जो क्वेश्चंस उसका क्या क्या महत्व है वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो इंटरेस्ट है उस इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, और पूरे क्षेत्र में भारत के प्रभाव को यहाँ पे वो कम करेगा। तो ये भी जो है भारत के लिए बहुत ही चिंतापूर्ण बात है। सीपीईसी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। सीपीईसी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो है विभिन्न परियोजनाएं लगाई जाएंगी, जैसे कि ऊर्जा परियोजना है, यहाँ पे एसईजेड बनाया जा रहा है, पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, नेटवर्क बनाया जा रहा है, परिवहन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। तो जिससे कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम सीपीईसी को देखें, तो $46 बिलियन की ये परियोजना है, जो कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी की 20% है। तो यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। चाइना पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि और अगर ये पाकिस्तान जो है एक अमीर और मजबूत राष्ट्र बनता है, तो ये भारत के हितों पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी डेवलप करती है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। अगर हम बात करें सीपीईसी एंड अदर कंट्रीज़ की, ठीक है, सीपीईसी और अन्य देश की बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फरवरी 2017 में, ठीक है, फरवरी 2017 में फरवरी 2017 में पाकिस्तान में कार्यरत जो इजिप्ट के जो राजदूत हैं, उन्होंने भी जो है सीपीईसी को बहुत हद तक जो है यहाँ पर जो है उन्होंने इजिप्ट के जो राजदूत हैं उन्होंने भी सीपीईसी के पूरे प्रोजेक्ट को जो है अपने जो है सपोर्ट दिया था, उसका समर्थन किया था। तो जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो विभिन्न देश जो है वो कई सारे देश जो है वो भी
यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत तरीके की उम्मीद लगाए हैं और इससे जो है चीन के जो है उसके बुनियादी ढांचे के विकास में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। जैसा कि हम जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे जो इंडिया के जो आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसको वो सारे कनेक्टेड हैं। तो और अगर जो बाकी जो जितने भी जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, अगर वो सीपीसी को भी सपोर्ट करेंगी तो इंडिया के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा चिंतापूर्ण बात है। यहाँ पर जो है डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी चाइना जो है वो पूरी डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी करता है। यहाँ पे जो है एक शक्तिशाली जो है देश है जैसे कि चाइना जो है वो छोटे देशों को वो उधार देता है, और जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, या फिर कई जो अन्य अफ्रीकी देश हैं उनको भारी कर्ज देता है चाइना, और उनके माध्यम से पूरे रीजन में अपना प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो है डेप्ट ट्रैप जो पॉलिसी है वो चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से कर रहा है, जिससे कि जितने भी आसपास के देश हैं वो सीपीईसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और सीपीईसी को अगर सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतापूर्ण बात है। मध्य एशिया में जो है भारत के जो हित है सीपीसी द्वारा कमज़ोर हो सकते हैं यदि भारत जो है सीपीसी का विरोध करता है। और अगर भारत जो है हम लोग अगर इसका विरोध करते हैं और परियोजना से एकदम अलग हो जाते हैं तो भारत को इसके लिए अन्य देशों से भी मनमुटाव होने का कारण जो है भारी नुकसान हो सकता है। तो इंडिया को अगर अपने अन्य देशों के साथ भी अगर अपने अच्छे रिलेशन करने हैं तो उनकी सहमति बनानी होती है, और लेकिन अन्य देश क्या कर रहे हैं, वो सीपीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतापूर्ण बात है। तो इसमें आगे अगर हम आगे बात करें कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है तो हम उसको देख लेंगे। तो भारत को ये जो पूरी परियोजना है सीपीईसी के, इसको जो है एंटी कनेक्टिविटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी विरोधी देश के रूप में नहीं देखना चाहिए, जबकि उसे देखना चाहिए कि जो हमारी जो संप्रभुता है उसके हित में इस पूरी परियोजना को देखना चाहिए। इसके बाद जो है इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जो जो कि और अपनी जो पूरी कॉपरेशन पूरे पड़ोसी देश में जो है पूरे सहयोग के लिए जो है प्रतिबद्ध है। तो इसके जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट को इंडिया जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए जो है ये कई सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है, जैसे कि एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्ला चाइना इंडिया म्यांमार का ग्रुप है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। तो यहाँ पर जो है इंडिया को अपने इन सब प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है इंडिया अपने इंटरेस्ट को जो है यहाँ पे और मजबूत कर सकता है, इंटरेस्ट का सेफगार्ड कर सकता है, और यहाँ पर जो है इसकी संप्रभुता भी जो है कोई भी खतरे में नहीं है। तो इंडिया जो है अलग अलग रीजनल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपने प्रभाव को पूरे रीजन में जो है वो बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ जो है इसके अपोज में जो है इंडिया जो है एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी डेवलप कर सकता है जापान और यूएस की मदद से। और जो जापान और यूएस है ये भारत जापान अमेरिकी मंत्री स्तरीय वार्ता जो है इसके लिए उपयोगी मंच भी है, जो कि इसके लिए कार्य कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी जो इंडिया है उसको अपने जो है एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढना चाहिए, जिससे कि वो अपने यहाँ पे पूरे रीजन में अपने प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके, और जितनी भी जो उसकी सोवरेनिटी वाली चिंताएं हैं, संप्रभुता वाले जो हित हैं, उसको वो जो है कहीं ना कहीं उस पर काम कर सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन है ब्रीफली लिस्ट की फीचर्स ऑफ इसरो शुक्रयान मिशन। इसरो के शुक्रयान मिशन की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है उसने प्रस्तावित शुक्र ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान के लिए 20 प्रयोगों के लिए प्रस्ताव चुने हैं। और तो अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो ये फिर अब वीनस है क्या। ठीक है, विनस कौन सा प्लानेट है, क्या क्या इसकी विशेषता है, अब हम यहाँ पर इस पूरे शुक्रयान को देख लेंगे। तो जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं वो किस लिए होते हैं, स्पेस मिशन होते हैं ताकि जो है अलग अलग जितने भी ब्रह्मांड है या ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में जो है पानी की खोज जो है खोज करने के लिए जो है कई सारे स्पेस मिशन चलाए जाते हैं। जैसे मंगल ग्रह पर पानी पाया गया है, तो इसीलिए जो है अब वीनस पर भी वीनस की जो सतह है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका पता लगाने के लिए जो है शुक्रयान मिशन जो है वो इसरो द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो है
इसने जो है 20 तरह के, ठीक है, 20 प्रकार के जो है 20 प्रयोगों के प्रस्ताव चुने हैं, जो कि शुक्र ऑर्बिटर मिशन में जो शुक्रयान है उसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट के लिए जो है 20 अलग अलग स्पेस एक्सपेरिमेंट को जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। और ये जो है इसरो है, इसने ये आइडियाज़ जो है 2018 से इनवाइट किए थे, और यहाँ पे जो है 20 प्रपोजल इसको रिसीव हुए थे, जो कि अलग अलग कंट्री से भी रिसीव हुए हैं, जैसे कि रशिया है, फ्रांस है, स्वीडन है, जर्मनी है। उसके बाद ही जो है इसरो ने जो है 20 प्रयोगों का प्रस्ताव जो है उसको चुना है। तो अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें, वीनस की बात करें, तो अभी तक जो है किसी भी कोई भी जो है इंसान की जो है शुक्र ग्रह पर नहीं भेजा गया है। तो ये पहला ऐसा मिशन है जो कि विनस के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। और विनस पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट जो है वहाँ पे जो है वहाँ का जो सतह का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ का जो सतह का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी जितना भी विनस पे जितने भी आज तक स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, जितने भी मिशन भेजे गए हैं, वो वहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए हैं। तो यहाँ का जो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि जहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है जो विनस का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और शुक्र ग्रह जो है इसकी पृथ्वी के साथ बहुत ज़्यादा समानता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जो है ट्विन सिस्टर कहा जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बहुत तरीके के उसके जो है एक जैसे मास है, साइज़ है, डेंसिटी है, कॉम्पोजिशन है, ग्रेविटी है, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है अर्थ का और वीनस का बहुत हद तक जो है मेल खाता है। रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है एक बराबर है, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही बराबर है। ग्रेविटी अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह की कितनी है, 8.9 है, 9 है। और जो पृथ्वी की अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेविटी, डेंसिटी, रेडियस जो है वो दोनों वो ये सभी क्षेत्र इन सभी अगर हम क्षेत्र में देखें तो जो अर्थ है और वीनस है वो लगभग जो है एक समान ही है। इसकी वजह से इसको जो है अर्थ का जो है ट्विन सिस्टर भी कहा जा रहा है। वीनस की जो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। अर्थ से जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि जो है अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, जो शुक्र के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जो शुक्र की जो घूमने की जो गति जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो माउंटेन जो है, वीनस का जो हाईएस्ट माउंटेन जो है मैक्सवेल मॉन्टेस है, वो कितना है, वो 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। और अगर हम अर्थ के भी हाईएस्ट माउंटेन की बात करें जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं 8 किलोमीटर ही ऊंचा है, ठीक है। 8848 किलोमीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। वीनस की सतह पर जो है घने बादलों से घिरी हुई है, जो कि प्रकाश का परावर्तन करती है, ठीक है, उसका जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती है। इस कारण से, ठीक है, प्रकाश में इसकी सतह को देखना जो है असंभव हो जाता है। और यह मिशन एक विशेष तकनीक का उपयोग करेगा जिससे कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है उसे कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे जो है यहाँ पे जो वीनस का जो पूरा जो सरफेस है उसको देखना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए एक हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जिसको कि कहते हैं सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है, उसको कहा जाता है, जिसके उपयोग से यहाँ की जो सतह है, वीनस की जो सतह है उसकी जांच करके उसको देखा जा सकता है और उसकी जांच की जा सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये तो हमने बात कर ली कि शुक्र ग्रह क्या है। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो शुक्रयान के बारे में, कि जो शुक्रयान मिशन है वो क्या है। शुक्रयान मिशन जो है ये वीनस पर भेजा जा रहा है। शुक्रयान शुक्र का एक मिशन है, और इस मिशन के तहत जो है 4 साल से अधिक समय तक ग्रह का अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो पूरा मिशन है कितने साल के लिए, ये 4 ईयर्स के लिए, और 4 ईयर्स तक जो है जो शुक्र ग्रह है उसका जो है अध्ययन किया जाएगा, उसकी जो है यहाँ पे जो है स्टडी की जाएगी।
और इसका जो पीरियड क्या है, 2024 से लेके 2026 तक के पीरियड में जो है यहाँ पे जो है वीनस का अध्ययन किया जाएगा, जबकि जो है शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे करीब होगा। उस टाइम पर जो है यहाँ पर शुक्र ग्रह का पूरा अध्ययन करने के लिए जो है शुक्रयान मिशन को भेजा जा रहा है। और ये जो है शुक्रयान जो है वो GSLV मार्क MK2 या फिर GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च करने की इस यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है शुक्रयान के, अगर हम शुक्रयान के उद्देश्य देखें तो शुक्रयान के उद्देश्य है कि यहाँ पे जो है शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए यहाँ पर जो है शुक्रयान मिशन भेजा जा रहा है। ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो फॉस्फीन है यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस होने की बात के संकेत देते हैं, क्योंकि जो है फॉस्फीन गैस जो है वो कहीं ना कहीं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉस्फीन गैस की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो है यहाँ पे जो है ये देखने के लिए कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पे फॉस्फीन गैस उपस्थित है कि नहीं, तो इसके अध्ययन के लिए जो है शुक्रयान को भेजा जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो सतह है उसको उसके शुक्र ग्रह के सतह प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए भी यहाँ पे इसको भेजा जा रहा है। यहाँ पे सोलर विंड और का इंटरेक्शन जो है, सोलर विंड और शुक्र और सौर वायु का क्या के ऊपर जो क्या संबंध है, उस पर भी अध्ययन करने के लिए इस पूरे मिशन को भेजा जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रह के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को, यहाँ पे जो है इसके स्ट्रक्चर को और जो अन्य पैमाने पे जो है इसका अध्ययन किया जाएगा। तो टोटल जो है अगर हम बात करें तो वीनस का कैसा क्या स्ट्रक्चर है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसके डायनामिक्स क्या है, उसका जो शुक्र ग्रह का जो है एटमॉस्फेयर क्या है, उसके वातावरण कैसा है, ये सब का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा कि जो सूर्य की जो अवशोषित कण होते हैं, ठीक है, सन जो है जो सूर्य के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो शुक्र के वातावरण में किस तरीके से जो है इंटरैक्ट करते हैं, उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शुक्र ग्रह के वातावरण का अवरक्त और पराबैंगनी तरंगों का आपस में क्या संबंध है। तो बहुत चीज़ों पे जो शुक्र का पूरे जो उस पे जो पूरे ब्रह्मांड की जो तरंगे आ रही हैं, जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं, सन के जो सन वेव्स जो हैं, जो सन से कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, उसके चार्ज पार्टिकल से जो है शुक्र ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि शुक्रयान पे कोई भी जो सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं। तो इससे कई सारे जो वीनस के जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, उससे बहुत ज़्यादा उसका अध्ययन करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर कहीं पे एक्टिव वॉल्केनो होगा तो वहाँ के जो वीनस के जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो वॉल्केनो के साथ बाहर आती हैं, तो उससे जो वीनस का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करने में हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।